हेलो गाइस। तो आज हम एक और न्यू वीडियो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो बहुत ही पहले मैं एक वीडियो लेके आई थी जिसमें मैंने बायोग्राफी बताई थी डॉक्टर हेनमैन की। वैसे तो वो वीडियो मुझे अभी भी कंप्लीट नहीं लगती है, उस पर और भी पार्ट्स मैं लेके आऊँगी जैसे मुझे नॉलेज मिलती जाएगी और जैसे मतलब जो भी रिस्पॉन्स रहता है उसके अकॉर्डिंगली। तो आज हम एक न्यू प्रोमिनेंट होम्योपैथ जो कि बहुत ज़्यादा आपने सुने होंगे उसके उनके बारे में आज उनकी बायोग्राफी जानने वाले हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन कैसे वो होम्योपैथी में आए, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है जेम्स टायलर केंट। और आप सबने ही इस पर्सनालिटी के बारे में सुना ही होगा कि ये कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका होम्योपैथी के तरफ। तो हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे, कैसे आए होम्योपैथी में और क्या क्या इनकी कंट्रीब्यूशन थी। और बहुत ही हम शॉर्ट रखेंगे इस वीडियो को। जैसे मैंने कहा कि ये जो वीडियोस है वो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं इन प्रोमिनेंट लीडर्स पे। आगे हम जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी और जैसे मुझे नॉलेज होती जाएगी मैं वो नॉलेज ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूंगी इनसे रिलेटेड और ज़्यादा। ठीक है, तो इस पर और वीडियोस भी आ सकती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेम्स टायलर केंट से। तो सबसे पहले इनका कहाँ ये बॉर्न हुए, ठीक है, इनका बर्थ डेट, इनका एजुकेशन थोड़ा ये देख लेता है। ठीक है, तो डॉक्टर जेम्स टायलर केंट जो थे वो एक एमिनेंट वर्ल्ड रिनोड होम्योपैथी बने। ही वॉज बॉर्न इन वुडहल, न्यूयॉर्क ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये यूएसए में पैदा हुए हैं। इनका बर्थ डेट है 31 मार्च 1849। तो आप देख सकते हो ये हेनमैन के टाइम के बाद के एक होम्योपैथ है। ठीक है, इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो थी वो फ्रैंकलिन एकेडमी ऑफ प्लैट्सबर्ग में हुई थी। और ये हायर एजुकेशन के लिए पीएचडी डिग्री लेने के लिए इन्होंने कोलगेट यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया और 1869 में वहां गए थे ये। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी डिग्री ली थी फ्रॉम मेडिसिन यूनिवर्सिटी 1870 में। ठीक है, इसके अलावा ही ऑल्सो गॉट हिज डिग्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन एक्लेक्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मिसोरी। ठीक है, तो ये कुछ इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। इसके अलावा ही गॉट ट्रेनिंग इन 3 पैथीज। इनको ना 3 पैथीज का नॉलेज था, एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए कि कौन सी पैथी आगे मतलब अच्छा काम करेगी, या जो भी इनको जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करने थे ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करके कर पाए, क्योंकि इनको तीनों ही पैथीज की थरो नॉलेज थी। ठीक है, तो एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। ठीक है, अब ये होम्योपैथी में कैसे आए। सबसे पहले केंट जो थे वो केंट गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 26। ठीक है, उनकी शादी 26 ईयर में हुई थी। ही स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन एक्लेक्टिक फिजिशियन इन द सिटी ऑफ सेंट लुइस ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी अमेरिका में। तो एक क्वेश्चन उठता है कि एक्लेक्टिक फिजिशियन क्या होता है। ये एक्लेक्टिक जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ये वर्ड आया था, तो इसका मतलब होता है कि मतलब जनरल है, या मतलब ऐसा है तुम जैसे मेजरली अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे या अगर जाने की कोशिश करोगे तो ऐसा आता है कि एक्लेक्टिक वो फिजिशियंस होता है जो हर्बलिस्ट है, या जिन्होंने जो जनरल मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड वो अपनी पैथी चेंज कर ले। तो ऐसे फिजिशियंस, ठीक है, तो इनको कहते हैं इक्लेक्टिक, मतलब इनका कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं होता। तो ऐसे फिजिशियन थे ये अमेरिका में, क्योंकि इनको सारी पैथीज आती थी, तो ये कुछ भी कंबाइन करके कहीं पे जो इनको सही लगता है, जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये दे सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की थी। इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया था इनकी लाइफ में वो देखते हैं। हिज वाइफ सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया विच रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इनकी वाइफ को ना इंसोम्निया डायग्नोस हुआ और उन्होंने हर मेडिसिन से ट्राई कर लिया कि ट्रीट हो सके, पर वो नहीं कर पा रहे थे, ना ही किसी कोई और डॉक्टर कर पा रहा था। ठीक है, देन डॉक्टर फेलन अ होम्योपैथिक फिजिशियन ट्रीटेड हर सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद एक होम्योपैथिक फिजिशियन थे डॉक्टर फेलन, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट लिया। और जैसे वो डॉक्टर फेलन थे वहां पे केस टेकिंग कर रहे थे, कैसे वो वाटर डोज को एडमिनिस्टर कर रहे थे उनकी वाइफ के लिए, ये सब देख के ना बहुत ज्यादा केंट जो थे बहुत ज्यादा कीन हुए होम्योपैथी को और अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, द केस टेकिंग मेथोलॉजी, द वाटर डोज एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली सीम्ड सेंसलेस टू केंट। पहले तो उनको लगा कि क्या ही कर रहे हैं लोग, इतने इतने देर क्या ही बात कर रहे हैं या क्या ही केस टेकिंग कर रहे हैं। बट लेटर हिज वाइफ इम्प्रूव्ड अ लॉट। पर उसके बाद उन्हें देखा उनकी वाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, लेटर ही हिमसेल्फ स्टार्ट स्टडिंग ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन एंड अदर बुक्स ऑफ होम्योपैथी थॉरली। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने खुद ही पढ़ना स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा थॉरली वो चीजें पढ़ते थे, होम्योपैथी और ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन, और इनसे उन्होंने नॉलेज ली होम्योपैथी की। इसके अलावा वो डाई कब हुए, तो ही डाइड एट
स्टेंसविल मोन्टोनो ऑन 6 जून 1916 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे हैं। वैसे तो इनके ट्रिमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, पर हम यहाँ पे कुछ ही मतलब कुछ को ही बस आपको बताने वाली हूँ मैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो और ये मोस्ट ऑफ द जो मेरी ये वाली वीडियोस है वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो जितना मैं बताऊंगी उतना सफिशिएंट होगा कोई भी वाइवा या कोई भी एग्जाम में लिखने के लिए, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन, पहला कंट्रीब्यूशन, ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ मटिया मेडिका, एमएम मतलब मटिया मेडिका है, इन द पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होम्योपैथी। तो इन्होंने सबसे पहले ये मटिया मेडिका के प्रोफेसर बने। जैसे ही होम्योपैथी में आए उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एमएम के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे एंड ऑल्सो अ टीचर ऑफ एमएम एट द स्कूल ऑफ होम्योपैथी फिलाडेल्फिया। तो इन्होंने बहुत जगह पढ़ाया है। ठीक है, इन 1897 ही पब्लिश अ रिपोर्ट्री का नाम है द रिपोर्ट्री ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका। ये तो हम बहुत सुनते भी है ना, कैंट की रिपोर्ट्री ले आओ, कैंट की रिपोर्ट्री पढ़ते हैं। तो वो कौन सी रिपोर्ट्री थी इन्होंने दी थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अभी तक भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा इन 1900 ही पब्लिश्ड द लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी। तो इनकी फिलोसफीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पढ़ी जाती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और आगे भी। तो ये फिलोसफीज भी इन्होंने दी थी। ठीक है, जिनमें उन्होंने ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन जो हम पढ़ते हैं उनके जो एफोरिज्म्स थे उनको अपने वे में समझा था और समझाया था, तो वो फिलोसफीज भी हमने देखी है। इसके अलावा इन 1905 में उन्होंने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटिया मेडिका दिया था। ठीक है, मटिया मेडिका की भी एक बुक छाप दी थी, रेपर्टरी की भी छाप दी थी, फिलोसफी की भी छाप दी थी। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों जो मतलब एक होम्योपैथी को बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए, उसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग जो ऑर्गनॉन से आती है, फिलोसफी से जो भी आप सोचने का जो तरीका है वो सब आता है, तो उन्होंने तीनों ही एस्पेक्ट में बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, इसके बाद ही वर्कड एज अ सीनियर लेक्चरर एट द हेनमैन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट शिकागो। ठीक है, कैंट ऑल्सो एडवाइज टू बिगिन द प्रैक्टिस विथ लोअर पोटेंसी, स्पेशली 38 पोटेंसी एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टू हायर एंड हायर पोटेंसी। ठीक है, तो कैंट ने यह भी एडवाइस किया था कि हमें इनिशियली लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली 30 पोटेंसी से, उसके बाद धीरे धीरे आप पोटेंसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, विच वॉज वेरी क्लोज टू हेनमेनियन मेथड। हेनमेन ने भी यही बोला था कि आपको माइन्यूट डोजेस से, लॉ ऑफ मिनिमम है ना, तो माइन्यूट डोजेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हेनमेन के क्या कहते हैं केंट की जो थी वो बहुत ज्यादा क्लोज थी हेनमेनियन मेथड से। ठीक है, इसके अलावा द सीरीज इन डिग्री डॉक्ट्राइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर केंट। ही फाउंड दैट वन पोटेंसी इज नॉट सफिशिएंट इन क्योरिंग द क्रॉनिक डिजीज, रिपीटिशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज रिपीटिशन कैसे हमें की जाती है उनके बारे में बताया था कि कैसे सिर्फ कभी कभार कुछ डिजीज में ऐसा होता है कि सिर्फ एक पोटेंसी इज नॉट सफिशिएंट, तो वहां पे आप रिपीटिशन कर सकते हो डोजेस का। तो इसके बारे में भी हमें केंट ने बताया था। इसके अलावा हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर ऑफ होम्योपैथी इज रिमार्केबल। ठीक है, उन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स बताया था कि कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं। वैसे तो इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स पे भी अगर टाइम बचा तो मैं वीडियो लाऊंगी, लाइक मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया जो भी। ठीक है, तो कैसे उन्होंने सारे सिम्टम्स को जनरल, कॉमन और पर्टिकुलर सिम्टम्स में डिवाइड किया था। तो ये है केंट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ी। इसके बाद इन्होंने क्या किया था ना, वाइटल फोर्स को सिंपल सब्सटेंस बोला था। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल सब्सटेंस ये लेके आए थे। इसके अलावा लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी इनकी बुक फिलोसफी में दी गई है। ठीक है, तो ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट थे जो लिटरेचर ऑफ होम्योपैथी में ये लेके आए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट द डॉक्टर नीड्स टू नो। ठीक है, इज अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर केंट विच गाइड द फिजिशियन अबाउट द नॉलेज ही मस्ट एक्वायर। ठीक है, इसके बाद केंट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट प्रूवर। ठीक है, इन हिज बुक न्यू रेमेडीज, क्लिनिकल केस, लेसर राइटिंग्स एंड अफोरिज्म्स एंड परसेप्ट्स ही पब्लिश द प्रूविंग ऑफ न्यू रेमेडीज। तो इन्होंने बहुत सारी न्यू रेमेडीज भी प्रूव की थी और उन्होंने अपनी बुक लेसर राइटिंग्स इन सब के अंदर लिखा था। ठीक है, इसके अलावा केंट ऑल्सो गेव हिज 12 ऑब्जर्वेशन विच इज नोन एज केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो उन्होंने 12 ऑब्जर्वेशन दी थी कि कैसे आफ्टर गिविंग मेडिसिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो इंसान है वो ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है, क्योर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो उसमें 12 ऑब्जर्वेशन होते हैं। आप कुछ प्रिडिक्ट, कुछ ऑब्जर्व करोगे इंसान में, तो वो 12 ऑब्जर्वेशन थी, वो भी दी थी, वो भी हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो वो भी
इनकी लिटरेचर्स, इनकी फिलोसफी में मेंशन्ड है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद ही वॉज अ मेंबर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी ऑफ मेनी कॉलेजेस। ठीक है, इसके अलावा इनको फादर ऑफ आई थिंक अमेरिकन होम्योपैथी या अमेरिकन होम्योपैथ ऐसे समथिंग करके फादर भी बोला जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड प्रेसिडेंट ट्रस्टी ऑफ मेनी कॉलेजेस। ठीक है, इसके अलावा फेमस होम्योपैथ्स लाइक पियर स्मिथ, बीके बोर, सर जॉन वेयर आर डिसाइपल्स ऑफ डॉक्टर केंट। ठीक है, तो पियर स्मिथ के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो थे ना वो डिसाइपल्स हैं, मतलब केंट के ही शिष्य हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ये सब था अबाउट डॉक्टर केंट, कि डॉक्टर केंट ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए लाइफ में। ठीक है, और कैसे उनकी जो लाइफ थी वो हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये चीज़ ये इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो लेके आई थी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और ठीक है, तो डॉक्टर जेम्स टायलर केंट आज हमने ये पढ़ा। इसके बाद अगर आपको केंट सर के बारे में कुछ आपको लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन मुझे मेंशन करना चाहिए था, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने मिस कर दिया। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद अगर आपको किसी और प्रोमिनेंट स्टॉलवर्ड पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, या किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइज। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने और होम्योपैथिक दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइज।